देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम अलग से कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। बेसिकली ये डबल एंट्री सिस्टम का इनकम्प्लीट सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ते हुए आए हैं। हर एक ट्रांजेक्शन की दो जगह एंट्री होती है, एक डेबिट साइड में लिखते हैं, एक क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस है वो इतने हिसाब किताब में नहीं चलता है। मान लो दुकानदार है छोटा सा, वो क्या करता है, किससे उधार माल खरीदा वो लिख लिया, किसको उधार बेचा वो लिख लिया, थोड़ी बहुत चीजें लिख ली अपने पास। अब अगर हमें उसका ईयर एंड में प्रॉफिट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम को असल में हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। इस सिस्टम के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन तो डबल साइडेड लिख लेते हैं हम, डेबिट क्रेडिट दोनों में। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होते हैं जो एक ही तरफ लिखते हैं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसे लिखते ही नहीं है। तो हम कैसे प्रॉफिट निकालें वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये बहुत साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसे 100% ट्रू मतलब करेक्ट प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है। लेकिन छोटे मोटे दुकानदार ऐसे ही चलाते हैं अकाउंटिंग, क्योंकि वो अपने यहाँ कोई अकाउंटेंट तो अलग से रखते नहीं है। तो वो बस ऐसे ही है, जो थोड़ा बहुत लिखा हिसाब किताब लिख लिया। तो डबल एंट्री सिस्टम को जब फॉलो नहीं किया जाता है तो इनको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं, और या इनको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। तो कुछ करा कुछ नहीं लिखा। स्मॉल बिजनेस में इसी तरीके से अकाउंटिंग होती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता है अकाउंटिंग के लिए। उन्हें खुद से बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती नहीं है और अलग से अकाउंटेंट रख नहीं सकते। तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा, या अकाउंटेंट थोड़ा बहुत सस्ता वस्ता जो है, थोड़ा बहुत आप जैसा किसी को रख लिया, यहाँ भी थोड़ी बहुत आती है कर ले अकाउंटिंग। लेकिन हर एक ये चाहता है उसे ईयर एंड में पता चल पाए कि उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये तो हर कोई चाहेगा पता लगाना। तो फिर हम क्या प्रोसीजर अपनाए कि हम प्रॉफिट निकाल पाए बिना कंप्लीट सिस्टम के, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम अलग से कोई सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट ये मिक्सचर है डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर डबल एंट्री हो गई दोनों चीजों दोनों जगह, सिंगल एंट्री सिस्टम जहां एक ही जगह एंट्री हुई और नो एंट्री, कुछ चीजों को हमने लिखा ही नहीं। जैसे कैश सेल है, कैश सेल हो रही है तो हमने, अब एक दुकानदार है कोई 10 रुपए का सामान बेच रहा, 15-20, वो लिख नहीं रहा ना उसको। ये जब शाम को होगी टोटल कर लेगा, इतने का सेल हो गया, ऐसे। तो यहां पर हम कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ को नहीं करते। तो एक ऐसा सिस्टम है जो स्ट्रिक्टली डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता है तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस होता ही नहीं है यहाँ, और अर्थमेटिक एक्यूरेसी का भी पता लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं है। कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं इसके, वो लिखिए आप। फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें सबसे पहले लिखिए इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। ये एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि यहां पर आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करते, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितनी आपको जरूरत है वो नोट कर लेते हैं। तो आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है बस, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम सेलिएंट फीचर में। हर बिजनेस का अपने हिसाब से सहूलियत अलग अलग होती है, तो हर एक इंसान अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर लेता है। कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होती मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, कोई जैसा अपने हिसाब से कर रहा होता है। तो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। दूसरा हेडिंग डालिए फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो जरूरत है अकाउंटिंग में वो कर लेते हैं, कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। जो आपको लग रहा है, जैसे उधार माल बेचा तो नाम लिखना जरूरी है, किसको बेचा, उससे पैसे भी लेने, उसको लिख लिया, ऐसे। और वेरिएशन होती है रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, हर एक की सिंगल एंट्री सिस्टम अलग टाइप की रहेगी, क्योंकि सब अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। अब जैसे उधार माल खरीदा तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, पर बिल रख लिए संभाल के, क्यों, जिसने पैसे लेने अपने आप बिल संभाल कर हमसे पेमेंट लेने आएगा। और हम क्या करते हैं, जब वो बिल देगा उस पर साइन करके पेमेंट कर देंगे उसको, बिल अपने पास रख लेंगे, हो गया सब। तो इंपॉर्टेंस होती है सोर्स डॉक्यूमेंट की यहाँ पर बहुत ज्यादा।
सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं इनवॉइस, बिल वगैरह, वही इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हम पूरी ढंग से तो अकाउंटिंग कर नहीं रहे, तो बिल के ब्याह पर ही पेमेंट कर देंगे। ये हमारे लिए काफी सस्ता पड़ता है, कोई अकाउंटेंट नहीं रख रहे अपने हिसाब से, कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी अकाउंटिंग कर रहे हैं। और ये सूटेबल होते हैं स्मॉल साइज के बिजनेस के लिए, बहुत छोटे मोटे बिजनेस, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी वगैरह नहीं है, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, उन सब में ये हम चला लेते हैं। हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। इसकी क्या लिमिटेशंस है? तो एक तो ये अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक क्यों है? क्योंकि कोई सिस्टम तो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो सिस्टम मेंटेन होगा तभी तो साइंटिफिक होगा। अनसाइंटिफिक है, कोई प्रिंसिपल ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे। दूसरी लिमिटेशन है कि आप इससे ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे। बेटा लिखना है, नो ट्रायल बैलेंस लिख लिया आपने? नो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आप नहीं बना पाते। ट्रू प्रॉफिट का पता लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी, तो ट्रू प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना पाएंगे, तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट भी नहीं बना पाएंगे। बना लेंगे लेकिन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चल पाएगी, एक अंदाजा ही आप पता लगा पाएंगे। क्योंकि आप अच्छे से अकाउंटिंग कर नहीं रहे हैं, तो फ्रॉड और एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं फ्रॉड एरर होने के। अगर आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी इससे, क्योंकि आप अकाउंटिंग ही ढंग से नहीं कर रहे, तो प्लानिंग क्या करेंगे? लीगली ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। आप कहीं प्रूफ के नाम पर अगर आप कहने लगेंगे रही हमारी अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग तो कुछ है ही नहीं, आपने कुछ कर ही नहीं रखा है, तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ये। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंपनी लॉ, सब लोग इसे कोड में भी नहीं मानेंगे जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या आधी अधूरी। दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई सिस्टम है ही नहीं ढंग का अकाउंटिंग का, तो आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे दूसरे बिजनेस के साथ। तो ये कुछ लिमिटेशंस है सिंगल एंट्री सिस्टम की। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल या इनकम्प्लीट एंट्री सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम पता लगाते हैं। एग्जाम में अगर आपके आ जाए थ्योरी में, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है अजम्पशंस ऑफ प्रिंसिपल्स पर। हमने स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, मेटीरियलिटी पढ़ा था, कन्वर्जे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रियलाइजेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। यहाँ कुछ नहीं है, ये तो अपने हिसाब से कर रहे हैं हम। नंबर 2, इसमें हम हर एक ट्रांजेक्शन को दोनों तरफ लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड, जबकि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी को हम लिख लेते हैं, किसी किसी को नहीं भी लिखते। नंबर 3, डबल एंट्री सिस्टम में हम हर टाइप के अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो, हर टाइप का लेजर अकाउंट बनता है। यहाँ जनरली हम कैश अकाउंट बनाते हैं और डेटर्स क्रेडिटर्स के अकाउंट बना लेते हैं जनरली, और कुछ नहीं बनाते। ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए ट्रायल बैलेंस हम बना पाते हैं और अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक कर पाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं पाता। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में बन जाता है, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनता है।
ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डबल एंट्री सिस्टम में बन जाती है बट सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बन पाती है। एडजस्टमेंट याद है आपको, फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ा था, एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारा यही याद अधूरा, जो चीजें कर लेंगे। यूटिलिटी की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम हर टाइप के बिजनेस के लिए कामयाब है बट सिंगल एंट्री सिस्टम केवल छोटे मोटे बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। रिकॉग्निशन की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। डबल एंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट भी मानती है, अलग अलग जगह वो माना जाएगा कि आपने अकाउंटिंग कर रखी है प्रॉपर, बट ये कहीं पर भी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। कहाँ कौन देता है स्मॉल बिजनेस में टैक्स? छोटे मोटे लोगों से गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लेती है? इनकम टैक्स भी नहीं लेती है, कोई देता तो है नहीं। हाँ जी, आप छोटे मोटे कहाँ है? क्या लेते हैं आपसे? टैक्स कहाँ लेंगे वो आपसे? अरे भैया, ये अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन करने की बात हो रही है। अब तुम किसी दुकान पर गए हो ब्रेड खरीदने के लिए, वो अकाउंटिंग करने बैठ रहा है क्या उसका? छोटे मोटे बिजनेस कहाँ अकाउंटिंग करेंगे भाई? चलिए, इन सब लिमिटेशन के बाद भी प्रॉफिट लॉस हम पता तो लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, डिटेल में नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता लगा सकते हैं। और ये पता लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, लिखिए, देर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट। हाँ जी, नहीं करेंगे ना, नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं है ना। दो मेथड है प्रॉफिट निकालने के हमारे पास। मेथड नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, मेथड नंबर 2 कन्वर्जन मेथड। लिखिए जल्दी से, दो मेथड है हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और प्योर सिंगल, जैसे हम प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड, क्वैसी सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। हम पहले करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट नाम नहीं दे रहे हैं, नाम तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दे रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट ही। हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बैलेंस शीट बैलेंसेस को देखकर बनती है, ट्रायल बैलेंस को वो तो है नहीं। तो ये है बैलेंस शीट, लेकिन इसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक अंदाजे से बैलेंस शीट बनाएंगे, साल के आखिरी दिन, साल के पहले दिन, दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक साल के पहले दिन, साल के आखिरी दिन। असेट और लायबिलिटी का अंदाजे से लिख लेंगे जो जो पता है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, और उन दोनों का डिफरेंस से पता लगाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक एक करके समझते हैं इसको कैसे करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैलेंस शीट है। तो लिखो स्टेप नंबर 1, लिखो स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे, अगर दे रखी है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, लिखो स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, prepare closing statement of affairs to find out closing capital, to find out closing capital। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल तो दे ही नहीं रखी होगी। तो स्टेप नंबर 2, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और उसका फॉर्मेट ऐसा है, नोट करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट की तरह ही। बस फर्क क्या है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगी, जबकि
बैलेंस शीट में हमें कैपिटल पता होती थी, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है, बैलेंस शीट तो बनानी आती है। अब स्टेप नंबर 3 लिखो, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट वो ऐसे बना लेंगे, उसका फॉर्मेट नोट कर लो। अब ये कैसे बनाया पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना। बच्चों मुझे ये बताओ, आपके पास मान लिया ओपनिंग कैपिटल है 50,000, आपने 10,000 और लगा दिए तो कितनी हो जाएगी? ठीक है, मान लिया प्रॉफिट हो गया 5,000 का, तो बढ़ जाएगी कैपिटल कम हो जाएगी? 5,000 का प्रॉफिट हो गया। मान लिया ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग करने से कैपिटल, मान लिया 2,000 की ड्राइंग्स कर ली, तो हमें पता चल जाएगा ना क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो ये फॉर्मूला हो गया या नहीं, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग। अब हमें क्या चाहिए, तो इन सबको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, ओपनिंग कैपिटल और, तो वही लिखा है देखो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को लिख लो जल्दी से। समझ में आया कैसे आया ये? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, इसमें प्लस कर देंगे ड्राइंग्स, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बेटा कल नोट करोगे इसे, आज ही कर लो। अब देखो इसके हिसाब से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, कैपिटल एट द एंड भी दिया है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 तो हो गया। अब हमें प्रॉफिट पता लगाना है तो केवल सीधा स्टेप नंबर 3 बनाना है, जो अभी अभी हमने फॉर्मेट नोट किया है। तो लिखते हैं, डालिए हेडिंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, ईयर का कौन सा ईयर है ये नहीं बताया, नहीं तो हेडिंग डाल देते फॉर द ईयर एंडिंग दिस। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल 6,20,000। इसमें क्या ऐड करते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितना है, 2,50,000। तो ये हो गया 8,70,000। और क्या करते हैं, माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, तो लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल हमारे पास कितनी है, 30,000। लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितना है, 8,30,000 हो गया। ये माइनस करना है तो क्या बचा, ये क्या है, प्रॉफिट। अगर ये माइनस होता तो लॉस हो जाता, हम कह देते लॉस है। बस ये करना था इसमें। ठीक है, तो आराम से देखिए और मुझे बताइए, कोई टेंशन है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर कैपिटल जो दे रखी है 1 अप्रैल 2027 की है, तो ये ओपनिंग हो गई। 28 की दे रखी है तो ये क्लोजिंग हो गई। ड्राइंग्स दे रखा है और कैपिटल एडिशनल कैपिटल है वो दे रखी है, तो सब कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्लोजिंग कैपिटल लेंगे सबसे पहले, इसमें ड्राइंग से ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे।
तो आपको इस तरीके से आंसर दिखाई देगा 9,000 रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल 33,800 प्लस ड्रॉइंग्स 9,600 माइनस एडिशनल कैपिटल 4,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 30,400, प्रॉफिट आ जाएगा 9,000। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? देखिए मिस्टर सी है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर काम करते हैं। उनकी क्लोजिंग कैपिटल 1,87,000 दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल 1,92,000 दी हुई है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने हाउस होल्ड पर्पज के लिए इतना विड्रॉ किया, मतलब ड्रॉइंग से। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है प्रीमियम पर, वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, मतलब एडिशनल कैपिटल है। तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स 84,200 माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल 20,000 का 2% प्रीमियम पर बेचा है इन्होंने, तो 20,000 का 2% होता है 400 होता है 800 होता है 20,400 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1,92,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58,800। तो 58,800 का प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के बीच में क्या फर्क होता है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो ये केवल कुछ बैलेंसेस के और एस्टिमेशन के हिसाब से बना रहे हैं। कोई हमारा, जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, जो मैंने आपको कहा ना बैलेंस शीट की तरह ही होता है, तो वो अंदाजे से बनता है, जबकि बैलेंस शीट प्रॉपर हम लेजर बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस से देखकर बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, जबकि बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, कैपिटल लिखते हैं और उसका टोटल मैच हो जाता है। अगर कोई एसेट और लायबिलिटी छूट गई है तो उसका पता नहीं चलेगा हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, जबकि बैलेंस शीट में हम लोगों को क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों को पता चल जाएगा कि भैया क्या है, क्योंकि मैच ही नहीं होगा। बैलेंस शीट का टोटल मैच होना जरूरी है। और एस्टिमेटेड वर्सेस ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, तो हम अंदाजा ही लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, जबकि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट में पता चल पाती है। तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी और हमने उसके हिसाब से केवल इनकम स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाएंगे और उसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल भी निकालेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे।